नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम यूपी आर्मिनल TG2 का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। नॉन टेक की किस प्रकार की क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये वीडियो यूपीपीसीएल TG2, यूपी आर्मिनल TG2 और DRDO सेप्टेम्बर तीनों बड़े एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपी आर्मिनल TG2 के लास्ट ईयर पेपर में जो नॉन टेक की क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे। लास्ट तक बने रहें। पहली बार यदि आप चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए और हमारी प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर DRDO एंड यूपीपीसीएल TG2 दोनों के लिए एक कॉमन प्लेलिस्ट बनाई है, उसके सारे वीडियोज आप देख लीजिए। आई थिंक आपको कंटेंट पसंद आएगा, तो जाइए और उस प्लेलिस्ट को देखिए इस वीडियो के बाद में। चलिए बात कर लेते हैं आज के वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैथ के रहने वाले हैं, साथ में इंग्लिश के रहने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही रीजनिंग के भी आपको वीडियोज देखने को मिलने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहें और आई थिंक आपके पूरे पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि यूपीपीसीएल TG2, यूपी आर्मिनल TG2, इन सब में जो नॉन टेक का सिलेबस होता है वो कॉमन रखा जाता है या फिर 10th लेवल का सिलेबस रखा जाता है। चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो लुप्त अंक यानी कि हमें जो गायब संख्या है उसकी जगह डिफाइन करना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए बारीकी से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले किस प्रकार से ये 32 आया, किस प्रकार से ये 35 आया, ठीक उसी प्रकार से हम क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर लेकर आएंगे। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा 169 है, फिर 121 है, 64 है और इन तीनों को हल करके इसने 32 लिखा है। तो यदि आप इन तीनों को ऐड करते हैं या तीनों में से माइनस करते हैं तो इस प्रकार की आपके आंसर नहीं आएंगे। तो आपको क्या देखना है, ये जो स्क्वायर है किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे 169 13 का स्क्वायर होता है, 121 11 का स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है। जब आप तीनों को ऐड करते हैं तो आपके आता है 32। तो आप कह सकते हैं हाँ ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को आगे भी चेक कर लेते हैं कि क्या यही कॉन्सेप्ट है। तो आप दूसरे में यदि चेक करते हैं तो क्या आएगा, 144 ये किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे 12 का स्क्वायर है। ये आपके 17 का स्क्वायर है यानी कि 14 का स्क्वायर है, और ये फिर आपके 9 का स्क्वायर है। आप तीनों को ऐड करेंगे 11 5 15 और ये आपके आएगा 35। तो आप कहेंगे हाँ ये 35 है। तो इसी प्रकार से आपको चेक करना है कि अगले वाले का आंसर कैसे आएगा। तो आपको दे रखा है 289। 289 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे ये आपके 17 का स्क्वायर होता है। ये आपकी 21 का स्क्वायर होता है और 225 आपके 15 का स्क्वायर होता है। आप तीनों को ऐड कीजिए, आपके आएगा 53। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ आपको जाना है। इस प्रकार से आप आंसर को इजीली निकाल सकते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है लेकिन 1 मिनट से ज़्यादा आपका टाइम ले सकता है, तो आपको जल्दी से स्क्वायर याद कर लेनी चाहिए कि कौन सा किसका स्क्वायर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कहा गया है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त पद की ज्ञात कीजिए, यानी कि लुप्त पद आपको ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पद आएगा। तो आपको दे रखा है सी, उसके बाद ई, यानी कि डी को इसने छोड़ दिया। ई के बाद यहाँ क्या आना चाहिए, और यहाँ आई आया है, यानी कि बीच में 2 या 3 छोड़ दिए इसने। एफ, जी और एच 3 छोड़ दिए, यानी कि आप इजीली कह सकते हैं कि यहाँ आएगा वो आपके जी हो सकता है। क्वेश्चन मार्क की तरह आप जी निकाल सकते हैं, यानी कि सी के बाद डी को छोड़ा है, ई के बाद यदि हम एफ को छोड़ते हैं तो आपके आएगा जी। जी ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी में आपके जी है। तो आपको अब निकालना पड़ेगा कि कौन सा नंबर आएगा। नंबर के लिए आपको क्या करना है, देखना है ये आपके 9 का स्क्वायर है, ये आपके 8 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है,
और यहाँ आपको स्क्वायर निकालना है, यानी कि 9 से 8 आया, 8 से 7 आया, तो 7 से आपके आएगा 6, यानी कि 6 का स्क्वायर होता है 36। तो आप इजीली इस प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं। जो आपकी राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए में ये पूरा दे रखा है G36, तो आप इजीली इनकी पहचान कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है उसमें कहा गया है यदि 264 स्टार 2 बराबर 6 है, 870 स्टार 3 बराबर 11 है, 735 गुणा 5 बराबर आपके कितना होगा। तो यदि आप इनकी गुणा करते हैं तो आप शायद आंसर ना निकाल पाए, क्योंकि गुणा से ये संभव नहीं है, ज़्यादा संख्याएं हो जाएगी। तो आपको स्टार की जगह भाग का चिन्ह लगाना है। यदि आप भाग देते हैं इनमें तो आपकी क्या आंसर आएगा, 264 में यदि आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 3 2 यानी कि 132 आएगा। और 132 में ये तीनों आप पद जोड़ देते हैं, यानी कि 4 और 2 6, यानी कि इसने 6 लिखा है। इस प्रकार से इसने की है। तो इसी प्रकार से आपको अगले स्टेप को फॉलो करना है। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, 870 है उसमें 3 से डिवाइड करेंगे। 870 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके आएगा 2, फिर आपके 9 और 0, 2 9 0 को यदि आप ऐड करते हैं तो आपके 11 आएगा। यही इसने लिखा है। इजीली आप अगले को इसी स्टेप से आंसर निकाल सकते हैं। अगले में इसने क्या किया है, जो आपके 735 दे रखा है उसमें आपको 5 से डिवाइड करना है। तो इजीली हम कर लेते हैं, 735 को 5 से डिवाइड, ये है आपका 735, और 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 1, फिर आपके आएगा 4 और 7। जब आप इनको ऐड करेंगे तो 11 और 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की तरफ आपको जाना है। इजीली आप तीनों को ऐड करके आंसर निकाल सकते हैं। 4 और 1 5, 5 में यदि आप 7 ऐड करते हैं तो 12, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपको सही दे रखा है। यदि इसी प्रकार आप इनके स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे तो आपके सही आंसर आ सकते हैं। रीजनिंग में बस आपको अपना दिमाग लगाना होता है कि जो आपको समीकरण दे रखी है उसे किस प्रकार से बनाया गया है, उसी स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आपके भी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से दौड़ती हुई एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 27 सेकंड लेती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की क्वेश्चन ट्रेन, चाल, दूरी और समय वाला टॉपिक मैंने यूट्यूब पर करवा रखा है, आप जाकर चेक कर सकती हैं। DRDO वाली प्लेलिस्ट में मैंने इसे शामिल किया है। इस प्रकार के जब भी सवाल आते हैं तो इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, इस फॉर्मूले पर भी मैंने उस वीडियो में बात की है। चाल बराबर दूरी बटा समय, और जो चाल होती है वो आपको दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति आवर, और आंसर आपको सारे मीटर में दे रखे हैं। तो मैंने आपको बताया जब किलोमीटर से मीटर में बदलते हैं तो ये आपको करना होता है। दूरी होती है कुल दूरी, पुल की लंबाई और रेल की लंबाई का योग होती है। तो रेल की तो आपको दे रखी है लेकिन पुल की नहीं दे रखी है, हम पुल की x मानेंगे। और समय आपको दे रखा है 25 सेकंड। तो ये आप इतना कर सकते हैं। क्या आया है आपकी, तो आप कहेंगे आया है आपके 36 मल्टीप्लाई 5/18 बराबर आया है 100 प्लस x बट्टे आपके 25। चलिए मैं आगे इसका करके बताता हूँ। जब आप इसको आगे करते हैं तो आपकी क्या था, यहाँ नोट कर लीजिए, 36 इंटू 5/18 बराबर आपके था 100 प्लस x/25। जब आप 25 को इधर से करेंगे तो ये आपके 18 से कट जाएगा 2, ये आपके 10 रहेगा। 10 इंटू 25 करेंगे तो आपके आ जाएगा 250। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 250। 250 बराबर 100 प्लस x। जब आप x को इस साइड रखेंगे और 100 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो आपके आएगा x बराबर 150 मीटर। देख लेते हैं क्या यही हमारा ऑप्शन में दे रखा है। तो आप कहेंगे हाँ, ऑप्शन नंबर ए में इसी प्रकार का आंसर दे रखा है। 150 मीटर आपकी पुल की लंबाई हमने ज्ञात कर ली। इस प्रकार के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। मेरा वो वीडियो देखिए जिसमें मैंने चाल, दूरी और समय टॉपिक को करवाया है। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है ब्लैक पेगोडा को नाम दिया गया है। तो ये यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको जीके यदि पढ़ना है तो मैंने जीके के भी लगभग 60-70 क्वेश्चंस यूट्यूब पर करवा रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट वही है सेम, DRDO एंड यूपीपीसीएल TG2।
चलिए इस क्वेश्चन का देखते हैं। तो जो सूर्य मंदिर कोणार्क है उसे कहा जाता है ब्लैक पेगोडा, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे से। तो ये आपको कहा गया है, ये क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आपको सीधा पहचान करना है। पुष्प कली से संबंधित है उसी प्रकार से आपको पहचान करना है कि पौधा किससे संबंधित होगा। तो यदि यहाँ आप चेक करते हैं तो एक कॉमन बात निकल कर आती है कि आपके पुष्प है वो किस पर लगते हैं, तो आप कहेंगे कली पर। और पौधा किस पर लगेगा, यदि बीज ही नहीं होंगे तो पौधा लगेगा नहीं। जड़ी बूटी बात की बात है, तना भी बात की बात है, वो पौधे का अंग होता है, और वृक्ष तो पौधे से बहुत दूर की बात है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही आंसर रहेगा। यदि बीज नहीं होगा तो पौधे की संभावना नहीं हो सकती। अगला जो आपका क्वेश्चन है, ग्रेटिट्यूड बराबर 9 है, हैप्पीनेस बराबर 9 है, तो वेलनेस क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं किया, बस ग्रेटिट्यूड में जो लेटर्स हैं उनको काउंट करके 9 लिख दिया, हैप्पीनेस में काउंट करके 9 लिख दिया, और वेलनेस में काउंट करेंगे तो 8 लिख देंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। जो आपके लेटर्स हैं उनको काउंट कीजिए, वेलनेस में वेल 4 और नेस में भी 4, यानी कि इनको काउंट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 लिखा है। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 10 इंपोर्टेंट बुक्स एंड उनके ऑथर्स याद करवा देता हूं, क्योंकि इनका एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को आएगा। इससे पहले मैंने वीडियो तो बना रखा है, लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपकी बुक्स एंड ऑथर इंपोर्टेंट जो बुक्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं। जो आपकी पहली बुक है वो है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक हैं नवदीप सिंह गिल। याद कर सकते हैं, नीरज एन और नवदीप सिंह गिल एन से या न से शुरू हुआ है। फियरनेस गवर्नेंस, तो इसकी लेखक है किरण बेदी, और किरण बेदी के बारे में आप ध्यान रख लीजिए, पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है किरण बेदी। संविधान संस्कृति और राष्ट्र, इस पुस्तक के लेखक हैं कलराज मिश्र जो राजस्थान के राज्यपाल है। चेंजिंग इंडिया, इस पुस्तक के लेखक है मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एग्जाम वॉरियर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, इसके लेखक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अगले जो आपकी बुक है द ग्रेट इंडियन नोवेल, इसके पुस्तक है शशि थरूर। विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम इसके लेखक हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। वाइट टाइगर, अरविंद अडिगा। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, बंगाल वाले सौरभ गांगुली, आपको याद होगा। वुहान डायरी, ये कोरोना से रिलेटेड है वुहान डायरी, और इसके लेखक है फांग फांग। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान नहीं देना, लेकिन अभी जो मैंने 9 आपको बुक्स करवाई है, 4 ये और 5 पहले, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है उसमें कहा गया है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग। ये आपको एक दे रखा है एग्जाम्पल, और इसकी आपको पैसिव वॉइस बनानी है। पैसिव वॉइस में आप सभी को पता है क्या करना होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट बना दीजिए, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बनाना होता है। तो चलिए वैसा ही हम करते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जो आपका सब्जेक्ट है हर 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 को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो सी बन जाएगा। तो पहले आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको जो ऑब्जेक्ट दे रखा है सेंटेंस की उसकी पहचान करनी है। तो ऑब्जेक्ट आपका हर है, और हर को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो आपका क्या बनेगा, सी। यानी कि जिसमें भी सब्जेक्ट के तौर पर सी रखा है वो सही आंसर होगा, यानी कि चारों में सी रखा है, यानी कि आपको चारों एक बार आंसर हो सकते हैं, इतना मान के चलिए। फिर आपको क्या करना है, चलिए मैं आगे वाला स्टेप बताता हूँ। जब आपका सी हो गया तो उसके बाद आपका बनेगा, सेकंड फॉर्म में दे रखा है तो आपके वाज वर लगेगा। जब भी एक्टिव में सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो आपको पैसिव बनाते समय वाज वर लगाना है। तो आपको देखना है वाज किस में दे रखा है, तो आप कहेंगे वाज ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि ये आपका आंसर होगा। आगे भी आपको कर कर बताता हूँ। जब वाज आ जाए तो आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, और ये वाली थर्ड फॉर्म दोनों की सेम होती है तो आप सेम कॉपी करके लिख देंगे। उसके बाद स्कूल आपका सेम रहेगा, और हर स्कूल इसका यहाँ जो है सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाई लगकर, तो बनेगा सी वॉज एक्सप्लेन्ड बाई हर स्कूल। इस प्रकार से अब बारीकी से
यूं चुटकियों में 30 सेकंड के अंदर आंसर ला सकते हैं। अभी मैंने आपको समझाया इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ब। तो ये आपको देखने यूजुअली आपको तो पहले तो पता होना चाहिए किसकी एडवर्ब है, क्योंकि जब टेंस के क्वेश्चन आएंगे तो आपको आवश्यकता होगी। तो ये एक प्रकार की प्रेजेंट सिंपल की टेंस है, प्रेजेंट सिंपल की टेंस एडवर्ब है। अब आपको देखना है एडवर्ब है किसकी। तो ही यूजुअली स्पीक्स रूड टू मी, यानी कि वह मुझसे ऐसे रूड टाइप में बात करता है या गुस्से टाइप में होकर अकड़ू होकर बात करता है। यानी कि यह दिखा रहा है यूजुअली, यानी कि आपको दिखा रहा है ये बार बार जब भी आप उससे मिलते हो या जब भी आप उससे बात करते हो तो वह रूडली बात करता है। तो ये एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन। तो आपको एक प्रोपोजिशन भरना है और आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगा कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। पहले तो आपको प्रीपोजिशन के अर्थ पता होने चाहिए। हर हाउस इज टू हिल्स एंड ए लेक। तो वह कह रहा है कि उसका घर है ना टू हाउस और एक लेक के या बाद में ही बीच में है। तो आप कहेंगे हाँ बीच में वाला हो सकता है कि दो पहाड़ों और एक तालाब के बीच में है, तो बिटवीन आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो आपका पांचवा क्वेश्चन है उसमें आप कह सकते हैं चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस। फिर से पैसिव वॉइस आ गया। दे विल नॉट एक्सेप्ट योर क्रेडिट कार्ड। तो जो आपका योर क्रेडिट कार्ड है ये आपका ऑब्जेक्ट है, जो वर्ब के बाद होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब आपकी एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट के बाद योर क्रेडिट कार्ड आया है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आप इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, सेम का सेम लिख दीजिए योर क्रेडिट कार्ड। जब आप इतना लिख देते हैं तो ये सब में लिख रखा है, यानी कि ये आंसर हो सकता है। उसके बाद विल वाली हेल्पिंग वर्ब आई है। जब भी विल वाली आती है तो आपको क्या करना है, विल वाली होती है उसमें विल प्लस बी लग जाता है। पैसिव बनाते समय विल प्लस बी, तो विल प्लस बी आप कहेंगे पहले वाले में दे रखा है। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, इसलिए विल के बाद नोट और बी आएगा। तो ये आप इजीली कर सकते हैं। और किसी में बी नहीं दे रखा, इसमें बी दे रखा है लेकिन वी का वुड कर दिया, यानी कि पास्ट कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। जब मैं एक्टिव पैसिव करवाऊंगा आपको कभी यूट्यूब पर तो एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपको इतने स्टेप ध्यान रखने हैं ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाए। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन देखिए आप किस प्रकार का है। द मैन सेड दिस पैलेस इज वेरी ब्यूटीफुल। और आपको ऐसा कैसे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में वह एक बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित है या फिर बहुत ज्यादा ऐसे उसे सरप्राइज हुआ है, आश्चर्य हुआ है, वाओ, या दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पैलेस, या दिस पैलेस इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि वह देख के ये आश्चर्यचकित हुआ है। और इस प्रकार के सेंटेंस में आता है एक्सक्लेम्ड, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। एक्सक्लेम्ड आता है। फिर आप कर सकते हैं कि डेट पैलेस, इसमें एक बार ही दे रखा है, इस दिस को डेट किया। देखो जब भी पैसिव करते हैं तो ये वाला जो कोमा और ये इन्वर्टेड होते हैं ना, इसे डेट कर देते हैं। तो इसमें डेट तो किया है लेकिन इस दिस का पास्ट नहीं किया, दिस का पास्ट भी हमें डेट करना है, यानी कि डबल डेट आएगा। और डबल डेट इसमें दे रखा है, यानी कि ये वाला सही आंसर होगा। आपको एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जब हम इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं ना तो उसकी जगह तो आता है ये इन्वर्टेड कोमा आपको दे रखा है, इसकी जगह आएगा एक डी डेट वाला। फिर जब दिस को भी पास्ट करेंगे यानी कि इनडायरेक्ट में टेंस बदल जाती है तो दिस की भी पास्ट होगी, यानी कि वह डेट हो जाएगी। तो दो डेट आने चाहिए, ये इसमें आ रखे हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग। इसमें कहा गया है आई एम ड्राइविंग ए कार। तो आई एम ड्राइविंग ए कार में एक कार जो आपके वर्ब के बाद आई है ये आपका ऑब्जेक्ट है। जब आप पैसिव करेंगे तो ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा ए कार। एम ड्राइविंग वाली यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब को जब पास्ट में बनाते हैं तो इसमें बन जाती है ए कार, आपका सिंगुलर है, इसके साथ आएगा इज और फिर लग जाता है बीइंग, इज बीइंग। फिर आपके थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव में हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है इसलिए बीइंग लगा है और ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। इतना यदि आप कर लेते हैं
वर्ब तक आप कन्वर्ट कर लीजिए, फिर आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा। अगले में आपको करना है सेलेक्ट द आइडियम दैट कैन बेस्ट सुटेबल फॉर ब्रैकेटेड वर्ब इन द सेंटेंस बिलो गिवन। तो आपको दे रखा है सी इज नो लॉन्गर यंग, वह ब्यूटीफुल और यंग नहीं रही, तो ये एक प्रकार का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर दे रखा है। यूपी आर्विनल टीजी2 में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। मॉम सेड डोंट डिस्टर्ब हिम, यानी कि मॉम कह रही है उसे परेशान मत करो, तो ये एक प्रकार की एडवाइस दे रही है, यानी कि 3 आंसर हो सकते हैं। इसमें ना नोट नहीं दे रखा, यानी कि सही जगह नोट नहीं दे रखा, शुड लगाया हुआ है, एडवाइज्ड मी टू मी कर दिया, यहाँ ध्यान नहीं दिया इसमें, तो आपकी आई और मी कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, मी एक्स्ट्रा लगा दिया, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। मॉम एडवाइज्ड टू नोट टू डिस्टर्ब हिम, ये वाला सही आंसर रहेगा। अगला जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आई हैव नाउन हिम ए लॉन्ग टाइम, यानी कि वह कह रही है मैं उसे बहुत लंबे समय से जान रही हूँ, और यदि कोई समय दे रखा हो तो उसमें आता है या तो सिंस या आता है फॉर, और प्रीपोजिशन में फॉर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ आपको जाना है। इस आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ब आई गिव माई फादर ए हेल्पिंग हैंड। तो आपको जो हैंड दे रखा है इसको आपको कहना है ये क्या होता है। तो आप सभी ने नाउन पढ़े होंगे, ये एक प्रकार का नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, किसी का भी नाउन होता है, सब नाउन होते हैं, किसी का भी नाम, किसी जगह का नाम या फिर कोई वस्तुएं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है भारत के संविधान पर कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद हस्ताक्षर हुए। आई थिंक ये क्वेश्चन आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, और ये क्वेश्चन यूपी आर्विनल RVUNL यूपी आर्विनल TG2 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि इस बार यूपीपीसीएल का एग्जाम भी यूपीपीसीएल लेगा और यूपी आर्विनल का भी एग्जाम यूपीपीसीएल लेगा, ऐसा नोटिफिकेशन में न्यूज में आया है। तो 3 वर्षों के विचार विमर्श के बाद संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है नीचे 4 शब्द दिए हैं, जिनमें से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार एक समान है, लेकिन एक शब्द अलग है, उस शब्द को पहचान करना है। तो आपको देखना है त्वचा, त्वचा के बाद आपका है कान और जीभ, ये तीनों एक प्रकार से समान है। कैसे समान है? ये मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो आपके पैर होते हैं ये हार्ड या फिर कठोर होते हैं, तो इसका आंसर पैर रहेगा। आपको किसी न किसी प्रकार से इसका आंसर देना है। अगला बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है अगर गुलाबी को बैंगनी कहा जाता है, बैंगनी को हम हरा कहते हैं, हरे को काला कहते हैं, काले को लाल कहते हैं, लाल को सफेद और सफेद को पीला कहते हैं, तो कौवे को किस रंग से? तो आपको पता है कि कौवा होता है काला, काला होता है यानी कि ब्लैक होता है, और काले रंग को इसने कहा है लाल, काले को क्या कहा है? काले को लाल, तो आप कहेंगे कौवे को हम लाल कहेंगे आपके अकॉर्डिंग। अगला जो आपका क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजनिंग का क्वेश्चन है। CAT केट बराबर 24 है, तो डॉग का मतलब कैसे होगा? तो आपको पता है C आती है 3 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर, और ये T आती है 20 नंबर पर। जब आप ऐड करेंगे 20 से 21 और 3 24, यानी कि 24 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपको ये वाला करना है डॉग का, तो आप इजीली कर सकते हैं। आई थिंक आप सभी में से किसी को भी प्रॉब्लम होने वाली है नहीं है, लेकिन मैं आपको करके बता देता हूँ। DOG, डॉग में D आता है आपके 4 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर, और G आप काउंट कर सकते हैं ABCDFG। तो आपको पता है कि G आपके कितने नंबर पर आता है? तो आप कहेंगे 7 नंबर पर। तो ये आपके 21 हो गई, और 21 और 10 31 और 6 36 आपके सही आंसर रहने वाले हैं। तो आप काउंट कर लीजिए, आपका सही आंसर रहने वाला है 26। जब आप ऐड करेंगे 15 और 7 को 22 और 4 6, ये आपके हो गए 26। इस प्रकार से आप इजीली कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकने वाली संख्या का चयन कीजिए। तो आपको संख्या दे रखी है,
31, 38, 52 और 73। आगे क्वेश्चन मार्क है। तो आप कहेंगे यहाँ ऐड किया है 7, फिर ऐड किया है 14, फिर ऐड किया है 21। आप देख सकते हैं 21 ऐड किया, यानी कि ये 7 का टेबल चल रहा है। 7 दूनी 14, 7 तेरी 21। तो आप इसमें ऐड करेंगे 28। जब आप 28 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 101। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकने वाले अक्षांकीय समूह का चयन कीजिए। तो आपको दे रखा है समूह, कौन सा होगा आप इजीली पहचान कर सकते हैं। बी आपको दे रखा है, यहाँ आपको मैं लिख के बता देता हूँ। बी दे रखा है 2 और डी दे रखा है 4। तो आप कहेंगे बी आता है 2 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर और बीच में सी को छोड़ा है। आगे भी इसी प्रकार से किया है। कैसे किया है? तो आप कहेंगे एफ 6 नंबर पर आता है, एच आता है 8 नंबर पर, फिर एक को छोड़ा है, जी आता है 10 नंबर पर और एल आता है 12 नंबर पर। इसी प्रकार से आपको देखना है। एम 14 पर दे रखा है और बीच में गैप नहीं है, इसमें गैप है लेकिन नंबर सही नहीं दे रखे, गैप है। और आपको यहाँ दे रखा है एन 14 और आपके पी 16। तो ये आप कहेंगे एकदम सही दे रखा है, ये वाला आपके सही आंसर रहने वाला है। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महासागर एस के आकार का होता है? तो एस के आकार का महासागर आप देखेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। अटलांटिक महासागर है जिसे एस के आकार का महासागर कहा जाता है। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो जब भी हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो आपको 2 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। जो आपका मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य थे 0। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अब वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में आप कहेंगे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून से पहले समानता से संबंधित है? तो ये आपकी समानता का अधिकार है ना, ये अनुच्छेद 14 है। आप इसे रट लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अच्छा रिस्पांस मिले। हम आपके लिए इसी प्रकार की कंटेंट वीडियोज प्रोवाइड करवाते रहें। धन्यवाद।